हाय गाइस, गुड इवनिंग। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो बेटा आज हम लोग का है लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 6 आपका क्या कहता है? लेक्चर नंबर 6 में है बेटा हम लोग को, जैसे देखो, लेक्चर नंबर 6 में क्या है, लास्ट सेशन में हम लोगों ने एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ा था। एडिशन थ्योरम, उसका जनरलाइज फॉर्म प्लस 7 क्वेश्चंस करे थे हमने, ठीक है। तो आज हम लोग ये जो पार्ट है, हम लोग ये तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आज बेटा मल्टीप्लीकेशन थ्योरम बात करेंगे। अब जैसे देखिए, एडिशन थ्योरम में डायरेक्ट हम लोग एडिशन पे आ गए थे, लेकिन मल्टीप्लीकेशन थ्योरम पे हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन थ्योरम पे नहीं आएंगे। ठीक, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम आएंगे हम लोग, लेकिन पहले हम लोग, उससे पहले हम लोग बात करेंगे कंपाउंड इवेंट की और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे ही डिपेंड करता है आपका मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। ठीक है, चलिए कंपाउंड इवेंट बेटा, जैसे 7 8 क्लास में भी एलिमेंट कंपाउंड आप लोग पढ़ते थे केमिस्ट्री में या साइंस में, आप कह लो। कंपाउंड क्या था? मिक्सचर ऑफ टू एलिमेंट्स, है ना। तो इवेंट कंपाउंड इवेंट का भी है, तो इसका मतलब सीधा सीधा इवेंट टू और मोर इवेंट्स, सीधा इवेंट यहाँ पर दो, एक से ज्यादा इवेंट होगा। व्हेन टू और मोर इवेंट्स, व्हेन टू और मोर इवेंट्स अकर टुगेदर, अकर टुगेदर, ठीक है भाई, अकर टुगेदर, ठीक। और इस अकर टुगेदर के बाद ये ज्वाइंट अक्रेंस, देयर ज्वाइंट अक्रेंस, देयर ज्वाइंट अक्रेंस, ज्वाइंट अक्रेंस इज कॉल्ड एज कंपाउंड इवेंट। ठीक है भाई, इज कॉल्ड एज कंपाउंड इवेंट या इवेंट, कंपाउंड इवेंट, ठीक। ये कंपाउंड इवेंट का मतलब हुआ। इसके बाद आएगा बेटा आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, जैसे एक इसका शॉर्ट एग्जांपल पहले समझना, एक नॉर्मल मतलब रियल लाइफ में, प्रोबेबिलिटी का नहीं है, सिंपल समझने के लिए कंडीशनल। आपको मान लिया कहीं मुंबई जाना है, सपोज दैट आपको दिल्ली टू मुंबई जाना है ट्रेन से, बाई ट्रेन, ठीक। आपकी 2 मिनट लेट हो गई, ट्रेन निकल ली, ट्रेन निकल ली, जाना तो था आपको दिल्ली, ठीक है। ये होता है एक काम ऑलरेडी अकर्ड, ठीक है। अब मान लिया जाए, ये तो नॉर्मल हुआ, ये समझने के लिए मैंने बोला, मान लिया जाए दो ट्रेन मुंबई के लिए निकल रही है न्यू दिल्ली से, ठीक है, दोनों का सेम टाइमिंग। मान लीजिए ट्रेन ए है और ट्रेन बी है, ठीक है भाई, ट्रेन ए और ट्रेन बी है। आपका रिजर्वेशन ट्रेन बी में है, ट्रेन ए चली गई, ट्रेन ए चली गई, लेकिन आप ट्रेन बी के बगल में प्लेटफॉर्म पे आप खड़े हैं, आप अपने बस मतलब ट्रेन पे चढ़ जाएंगे। तो बेटा ट्रेन ए के जाने से आपको कोई, ट्रेन बी को कोई फर्क पड़ा नहीं, आप चढ़ेंगे, निकल लेंगे, ठीक है। तो यही है कंडीशनल, कि मतलब दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़े, मतलब समझिएगा। मान लीजिए पहले तो इवेंट की, लेट ए एंड बी बी टू इवेंट्स, वो तो एकदम सिग्नेचर लाइन है, लेट ए एंड बी बी टू इवेंट्स, ये और सैंपल स्पेस, ये तो एकदम ये लाइन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग अभी कंडीशनल प्रायोरिटी में सैंपल स्पेस की बात नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ इवेंट्स की बात करेंगे, ठीक है। इवेंट्स, लेट ए एंड बी बी टू इवेंट्स और बी इज नॉट इक्वल टू 5, बी जीरो नहीं होना, 5 नहीं होना चाहिए। देन देखो, पी ऐसे लिखा हुआ रहे या ऐसे लिखा हुआ रहे या ऐसे लिखा हुआ रहे, ठीक है, ये मतलब सेम होता है, ठीक है। डिनोट्स दी, डिनोट्स दी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अच्छा, इसमें ना डेनोमिनेटर को ध्यान रखना, यहां पर ये डिनोमिनेटर आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये डिनोमिनेटर को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक, काम आएगा अभी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ, अकरेंस ऑफ, अकरेंस ऑफ इवेंट ए, ठीक है, when b has already occurred, when b has, yeah, when b, when event b has already occurred, when event b has
ऑलरेडी अकर्ड। अच्छा, ये तो ए बाई बी था, ऐसे ही बेटा, ऐसे ही आपका बी बाई ए रहता, तो ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, सॉरी ठीक है, ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, अकरेंस ऑफ इवेंट बी हो जाता वहां पे, मतलब जो डिनोमिनेटर रहेगा वो ऑलरेडी अकर कर चुका है, ठीक, मतलब वो ऑलरेडी हैपन हो गया, ठीक। चलिए भाई यहां तक क्लियर। यहां से बेटा दो नोट, बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है, नोट बहुत इंपॉर्टेंट नोट है बेटा। देखो ये जो नोट है ना आपका, इसका प्रूफ भी है, लेकिन भाई यहां प्रूफ मैं आपको नहीं देने जा रहा, ठीक। P इज इक्वल टू P A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B अपॉन पी ए, जो डिनोमिनेटर में रहेगा वो लिख दीजिएगा, और पी पी ए इंटरसेक्शन बी, यहां पर डिनोमिनेटर में क्या था बी, तो यहां पर क्या होगा बेटा, ये ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत काम आएगा आपको क्वेश्चन बनाने में, ठीक, क्वेश्चन बनाने में ये बहुत काम, ठीक है भाई। चलो अब आते हैं भाई मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। देखो मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, अब यहां पर मल्टीप्लीकेशन थ्योरम आएगा, ठीक है, बड़ा आसान है, सीरियसली मैं बता रहा हूं बहुत आसान है, ठीक। अभी अगर आप इसका फॉर्मूला देखें, अभी इसका अगर ये देखें आप, तो ये सेम है कि नहीं, यही ना मल्टीप्लीकेशन थ्योरम भाई, यही तो दिखा रहा है, पी बी इंटू पी ए बाई बी, है ना। देखो अब यहां पर आप वो जो मैंने नोट लिखा था, अब यहां पर उसका प्रूफ देखो वही है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए आपको मैं बोलता हूं भाई कि भाई अभी रहने दो, क्योंकि वही है मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। पहले हम लोगों को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझना, व्हाट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, उसी हिसाब से ना, और ये मल्टीप्लीकेशन थ्योरम समझेंगे तो इसका एक्सटेंशन भी होगा बेटा, और एक्सटेंशन इसका जनरल केस, उसके बाद इसका कॉम्प्लीमेंटेशन रूल आता है, इसमें थ्योरम भी आता है, तो इसको ना एडिशन की तरह मत लीजिएगा कि भाई ये एडिशन थ्योरम की तरह इजी होगा, ना ना ना, मतलब कम होगा, सॉरी इजी तो है ही, ऐसा तो इजी ही है, कम नहीं है भाई, कम नहीं है, ज्यादा है एडिशन थ्योरम से, ठीक है। चलो भाई यहां पर फिर से सिग्नेचर लाइन, लेट अस बी अ सैंपल स्पेस, लेट एस बी अ सैंपल स्पेस, ये तो हम लोग लिख लेंगे भाई, सैंपल स्पेस, ये तो हम लोग को लिखना ही लिखना है, ठीक। इन केस ऑफ अकरेंस ऑफ ए, इन केस ऑफ occurrence of a event A, ठीक, occurrence of event A when event B has already occurred, when B has already occurred, event B when B has already occurred, ठीक है भाई, ठीक, मतलब B works as sample space, B works as a sample space, and A intersection B works as event, ठीक है भाई, इवेंट। तो भाई इसका मतलब कि पी ए अप ए बी इज, बेटा मैं पी ए बी बोलूंगा, ठीक है, ये मान के चला डिनोमिनेटर ऑलरेडी अकर्ड हो जाता है, ठीक है। ये कितना होगा भाई, एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन बी, दैट इज इक्वल टू, दोनों साइड, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बेटा एन एस से अगर अपन डिवाइड करें, ये कितना हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। अब हम लोग को चाहिए ये पी ए इंटरसेक्शन बी, दिस इंप्लाइज पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी बी पी ए बी, ठीक है भाई, ये जस्टिफाइड, इसको हम लोग वन मान के रख लेते हैं, वन मान के रख लेते हैं अभी, ठीक है ना। क्यों मानेंगे वो आगे चलेगा पता आपको, ठीक है। वन इसलिए भी क्योंकि देखो कभी कभी क्या होता है ना कि आगे इसमें कुछ इसका यूज इस्तेमाल करना होगा हमको आगे, तो मैंने इसको वन मान लिया,
ठीक ठीक है, बार बार इतना लिखने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है भाई, चल अब देखो, अब इसमें भी नोट है, याद रखिएगा जो बी ऑलरेडी अकर्ड हो चुका है उसको हम अपन सैंपल स्पेस की तरह ट्रीट करेंगे, वर्क करेगा वो सैंपल स्पेस में, और जो ए इंटरसेक्शन बी है वो मेरा इवेंट की ओर मतलब एक्ट करेगा इवेंट की तरह। ठीक है, तो उस केस में हम लोगों ने ये किया। ठीक, अब आ जाइए, नोट मैंने कहा कि भाई नोट में यहां पे देखो, प्रोबेबिलिटी में जितना नोट मैं लिखवा रहा हूं ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है भाई। ठीक है, तो इसलिए नोट पे बहुत ध्यान देना। ठीक, if A and B are independent event, A and B are independent event, obviously independent है भी, independent event, ठीक है, then probability of occurrence of, then probability of occurrence, probability of occurrence of event A is not affected by occurrence, is not affected by occurrence or non-occurrence of event B। ठीक, तब यहां पर इस केस में कितना हो जाएगा, पी ए। ठीक, तो अब देखो, तो ये वन हमने कहा लिया था, पी ए इंटरसेक्शन बी, देखो तो फ्रॉम वन, ठीक, फ्रॉम वन क्या था, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी बी पी ए बाई बी। ठीक, अब पी ए बाई बी इज इक्वल टू कितना है आपको देख लो, ये दिया हुआ है भाई पी ए, देयरफॉर पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। अब यहीं पे नहीं अंत होगा, ऑल्सो पी बी ए इज इक्वल टू पी बी। ठीक, ए और बी इंडिपेंडेंट यहां के केस में भी है, ठीक है ना, सेम, तो वहां भी आप लोग को हम लोग निकाल लेंगे, सीधी सी बात है ना। ये कितना हो जाए, पी ए इंटरसेक्शन भी पी ए पी बी पी बाई ए, सिंपल। तो ये सारा कुछ ये ध्यान में रखिएगा, ये सब छोटा छोटा चीज है, ये माइनर चीज है, और ये बेटा ये भी मैं आपको इसमें लगा दे रहा हूं रेड मार्क से, इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी सी बातें हैं लेकिन आपको बहुत ये नुकसान पहुंचा सकती है अगर इस पे आपने ध्यान नहीं दिया तो। अब आ जाइए सेकंड, अब बेटा एक बात बताओ, इंडिपेंडेंट, अब यहाँ दो के बाद तीन की बात करेंगे, ठीक, तीन की बात कर रहे हैं, एबीसी, ये मान के चलेगा एबीसी, इफ एबीसी ए बी एंड सी आर थ्री इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, ऐसे क्या हम ऐसे लिखें, ऐसे लिख दें, ठीक, दैट इज इक्वल टू पी ए, ये अभी कितना आया था, पीबी पीसी, पी ए इंटू पीबी इंटू, ठीक है बेटा, ठीक, ये क्लियर हो गया होगा, ये सबका क्लियर हो गया होगा। चलिए अब थर्ड आते हैं बेटा, थर्ड हमारा है, थर्ड में उसको कहते हैं हम लोग जनरल केस, जनरल केस, ठीक है भाई, जनरल केस, जनरल केस क्या है, सीधी सी बात है, अगर इफ ये दो का लिया हमने, तीन का लिया, तो मतलब A1 A2 AN आर
n independent events, n independent events, ठीक है। देन क्या होगा भाई, p a1 इंटरसेक्शन a2 इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन an इज इक्वल टू p a1 इंटू p a2 डॉट 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 p an हो जाएगा भाई, हो जाएगा, ठीक। ये जनरल केस। अब देखो, ये मैं बार बार बोल रहा हूं कि बेटा नोट जो है, नोट पार्ट प्रोबेबिलिटी में, पूरे प्रोबेबिलिटी की जो नोट पार्ट है, वहां से आपको क्वेश्चन बनता है और एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है। इसे छोटा छोटा जो भी, अगर किन्हीं को डाउट भी हो इसमें, अभी अगर आप नहीं पूछते हैं, अगर आपको बाद में भी डाउट होता है, फील फ्री टू आस्क मी, नंबर सामने सबके, ठीक है, नंबर सबके सामने, व्हाट्सएप कर दीजिएगा। अगर सामने रहा, अगर देख लिया, तुरंत जवाब दूंगा, नहीं देखा तो भी 24 आवर्स। भाई कोई ऐसा हिंदुस्तान में आदमी नहीं, हिंदुस्तान के दुनिया में मुझे नहीं लगता है, बहुत कम ही लोग होंगे जो कि 24 घंटे में एक भी बार व्हाट्सएप ना देखें। एक बार तो जरूर देखें, ठीक है। हाँ वो अलग बात है कि कभी तबीयत खराब रही, सीरियस रहा तो आई डोंट नो। अब आ जाते हैं बेटा कॉम्प्लीमेंटेशन रूल। व्हाट इज कॉम्प्लीमेंटेशन? देखो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंटेशन का, ए और बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स, देखो कंडीशन दिया हुआ भाई, ए और बी इंडिपेंडेंट है, ए और बी आपके इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ठीक है। तो पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए डैश इंटू पी बी डैश, ठीक है। देखो पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू बेटा 1 माइनस पी ए यूनियन बी का होल डैश होगा। याद कीजिए पी ए प्लस पी ए डैश इज इक्वल टू 1, हमने किया था, उस केस में ये आ जाएगा, ठीक। दैट इज इक्वल टू बेटा, यहां पर डिमॉर्गन्स लॉ अपन लगाए, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक। तो बेटा क्या ये होगा 1 माइनस पी ए डैश, और दोनों इंडिपेंडेंट है भाई, पी बी डैश आ गया, ठीक। यहां पर क्या लगाया है मैंने बेटा, द मॉर्गन्स लॉ, द मॉर्गन्स लॉ, द मॉर्गन्स लॉ, ठीक है भाई। चल अब देखो तो, ए सिंस ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, देखो मैं प्रूफ करके इसलिए बता रहा हूं ना कि आप लोग को ना आगे चल के कोई किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं हो बेटा, बस इसीलिए मैं बता रहा हूं, ठीक है, इंडिपेंडेंट, ठीक है। सो ए डैश एंड बी डैश, ए डैश एंड बी डैश will also be independent, वो भी इंडिपेंडेंट इवेंट ही हो जाएगा, ठीक है भाई। तो पी ए डैश इंटरसेक्शन है भाई, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू पी ए डैश पी बी डैश हो जाएगा। ये तो जस्टिफाई हो ही गया, ये तो जस्टिफाई हमारा तुरंत हो गया, ये देखो ये जस्टिफाई हुआ कि नहीं हुआ। बड़ा आराम से देखो, मैं बड़े आराम से लेके चलता हूँ, ठीक है। अब देखो इसमें देखो एक बेस थ्योरम भी आएगा, वो जनरलाइज है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का जनरलाइज पार्ट एक तरह से होता है, उसका ना थ्योरेटिकल कंसेप्ट सिर्फ काम आता है, फॉर्मूला बस याद रखना होगा, वो भी समझा देंगे कि कैसे याद रखना है। अगर कंडीशनल क्लियर हुआ तो बेस थ्योरम भी आपको, और बेस थ्योरम अगर आता है तो आज तक एग्जाम में आपके सीए फाउंडेशन एग्जाम में उसका थ्योरी ही आया, उस पर क्वेश्चन नहीं आया, बहुत ज्यादा उस पर क्वेश्चन आपके लेवल पे बनेगा भी नहीं, ठीक है। हाँ आईआईटीज वाईआईटीज में इंटरेस्ट में भाई, उसमें तो जेई मेंस जेई एडवांस उसमें तो बहुत पूछा है, ठीक है, वो सब पूछता भी है। अब चलो भाई इसके नोट, फिर मैं बोल रहा हूँ भाई नोट इंपॉर्टेंट है, ठीक। नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, तीन नोट इसमें मैं आपको दूंगा, ठीक है, तीनों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। देखो पी ए यूनियन बी, ये तो सबको पता है भाई, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, नोट नंबर 1, ठीक। पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए डैश पी बी डैश, ठीक। 1 माइनस पी ए डैश पी बी डैश, ठीक। 1 माइनस पी ए डैश पी बी डैश, ठीक। 1 माइनस पी ए डैश पी बी डैश, ठीक। 1 माइनस पी ए डैश पी बी डैश, ठीक। 1 माइनस पी ए डैश पी बी डैश, ठीक। 1 माइनस पी ए डैश पी बी डैश, ठीक। 1 माइनस पी ए डैश पी बी डैश, ठीक। 1 माइनस पी ए डैश पी बी डैश, ठीक। 1 माइनस पी ए डैश पी बी डैश, ठीक। 1 माइनस पी ए डैश पी बी डैश, ठीक। 1 माइनस पी ए डैश पी बी डैश, ठीक। 1 माइनस पी ए डैश पी बी डैश, ठीक। 1 माइनस पी ए डैश पी बी डैश, ठीक। 1 माइनस पी ए डैश पी बी डैश, ठीक। 1 माइनस पी ए डैश पी बी डैश, ठीक। 1 माइनस पी ए डैश पी बी डैश, ठीक। 1
वैलिड ओनली व्हेन, ये याद रखना, ठीक है। ये सब फॉर्मूला का एक तरह से सारांश कहते हैं, ठीक है ना। व्हेन ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, व्हेन ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ठीक है भाई। अब देखो, अगर A1 A2 AN आर इंडिपेंडेंट, दिस विल इंप्लाई क्या, P A1 यूनियन A2 यूनियन यूनियन AN ऐसे लिखा जाता है, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस P A डैश P B डैश, सॉरी A2 डैश A1 डैश A2 डैश P AN डैश, ठीक है भाई, क्लियर। मतलब ये भी जनरलाइज, ये तीनों जनरलाइज, देख रहे हो, एडिशन में भी जनरलाइज, मल्टीप्लीकेशन में भी जनरलाइज, और यहां पर भी आपको जनरलाइज ही, ठीक है भाई। अब सुनो, अभी और थ्योरम है दोस्त, अभी परेशान मत हो, अभी और थ्योरम है, ठीक है। इसके बाद अभी आएगा थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, फिर आएगा आपका पार्टीशन, फिर बेस थ्योरम, फिर उसका जनरलाइज, ठीक है। बेस थ्योरम का भी जनरलाइज होता है, ठीक है ना, मतलब उसको कहते हैं हम लोग ये स्पेशल केस ऑफ बेस थ्योरम, ठीक है। चलो भाई, अब आ जाओ। अब यहां पर से भाई ये तीन थ्योरम ऐसा जिसका कि कोई प्रूफ नहीं मैं दूंगा आपको, ठीक, क्यों, जरूरत नहीं, ठीक। थ्योरम नंबर 1, इवेंट ए एंड फाई आर इंडिपेंडेंट, याद रखिएगा ए और एस भी इंडिपेंडेंट होता है, ये सेम वर्क कर रहा है बेटा सेट थ्योरी का, सेम। फाई इज अ सबसेट ऑफ ऑल सेट, अ सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ये दोनों थ्योरम, ठीक। तो थ्योरम नंबर 3, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ए और बी दोनों इंडिपेंडेंट, मतलब ए के अकर होने से बी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और बी के अकरेंस या नॉन अकरेंस से ए को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तब ए एंड बी डैश आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ए डैश एंड बी आर इंडिपेंडेंट, और ए डैश और बी डैश भी आपका इंडिपेंडेंट होगा, ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम, इंपॉर्टेंट थ्योरम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। देखो प्रूफ में तो बहुत आसान है, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है भाई, P हम ऐसे लिखें, ऐसे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं हमारा, है ना, ऐसे तो हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमने लिया है LHS, ठीक। अच्छा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, A इंटरसेक्शन B अपॉन PB, डिनोमिनेटर वाला, अभी जस्ट हमने कंडीशनल किया था, प्लस क्या हम इसको ऐसे लिखें, ठीक। क्या ये इंप्लाई करेगा, देखो तो, दोनों में LCM PB है, एकदम आराम से। अगर देखो, अगर सेट थ्योरी आपका सही है, सेट थ्योरी सही है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन सही रहेगा तो क्वेश्चन बनेगा, उसमें कंसेप्ट उसका लगता है। लेकिन अगर सेट थ्योरी आपका सही है, सेट थ्योरी मैंने पहले ही पढ़ाया, अगर सेट थ्योरी सही है, मैं सिर्फ सेट थ्योरी की बात कर रहा हूं, तो प्रोबेबिलिटी कभी खराब हो ही नहीं सकता, उसके कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में कभी नहीं आपकी कमी होगी, ठीक है। अच्छा, एक एकदम मतलब फनी बात बताऊं, जिसमें मैं था, मुझे सबसे ज्यादा डर पता है किसमें लगता था, परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज और प्रोबेबिलिटी, 11 12 में, ठीक है, 11 12 व्हेन आई वाज इन स्टैंडर्ड 11, भाई हम लोग को मतलब, और उस पर ध्यान नहीं जाता था यार, सीरियसली बता रहा हूँ, ध्यान नहीं जाता, ये मेरा स्टार्टिंग से प्रॉब्लम था, पहले प्रॉब्लम था ये, जब 8 9 9th 8 9 10th में था, पढ़कर बनाने वाला इक्वेशन ही दिमाग घुमा देता था, हमेशा मैंने गलत किया है, ऑनेस्टली सेइंग, हमेशा। जैसे फादर और सन की एज का क्वेश्चन कॉमन होता है, ठीक, मैं हमेशा फादर का एज लेते आता था 22 और 21, मतलब, और बेटा का उम्र बढ़ा देता था, लेकिन दिमाग तो था, दिमाग था, फिर मानते थे एक्स फादर को वाई सन को, ठीक है, तो हम कर देते थे सन को एक्स और फादर को वाई, मेरा आंसर सही हो जाता था। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन स्टार्टिंग, बाद में धीरे धीरे जब प्लस टू पास किए, जब ग्रेजुएशन में आए, जब हमने प्रोबेबिलिटी थ्योरी पढ़ी ना, प्रोबेबिलिटी थ्योरी, ठीक है, कॉम्बिनेटोरिक्स,
फर्स्ट टाइम हमने कॉम्बिनेटोरिक्स पढ़ा, हम लोग का एक स्पेशल पेपर होता है, ठीक है। तो स्पेशल पेपर में हमारे यहाँ दिया जाता था रिलेटिविटी एंड कॉस्मोलॉजी, ये सब दिया जाता था, 7-8 पेपर्स होते हैं, आपको जो चूज करना आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। मैंने चूज किया प्रोबेबिलिटी थ्योरी। हालांकि बहुत सारे लोगों ने मना भी किया कि नहीं ये बहुत टिपिकल है, बहुत टफ है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अरे हट यार, ये कुछ नहीं होगा, ठीक है। मैंने प्रोबेबिलिटी, क्योंकि मुझे डर था कि, डर, आपको एक चीज पता है, आपको अगर कोई सब्जेक्ट नहीं आता, आप किसी को पढ़ाओ, बेइज्जती होने के डर से आप जम के पढ़ के जाओगे। वहां हमारे साथ क्या हुआ, हमारे साथ क्या हुआ, जैसे मैं पहले 11-12 पढ़ाता था अपने होम टाउन के, ऑनेस्टली बता रहा हूं मैं, तो जनरली मैं परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी को जल्दी उड़ा देता था, जल्दी, यहाँ ये होता ये होता ये होता, बस। हाँ, जनरली, हाँ, क्वेश्चन देखो 11-12 का क्वेश्चन बन जाता है, क्वेश्चन बनाने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, तो वो मैं बहुत ज्यादा नहीं दे पाता था। लेकिन जैसे ही मैं पार्ट 3 में आया, बेसिकली मैं पार्ट 2 से ही पढ़ाना स्टार्ट किया था, तो शुरुआत में तो कुछ बच्चे थे, 2-3 बच्चे तो घर पे पढ़ाना था, तो उनको पढ़ पढ़ के भी बताने में कोई दिक्कत नहीं। जब मॉब को आप पढ़ाते हैं ना, मतलब बोर्ड पे पढ़ाते हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। तो जब बोर्ड पे मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया ना, तब तक मेरा पार्ट 3 आ गया था। उसी दिन मैंने डिसाइड किया कि नहीं, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था मुझसे, अब मेरा दिमाग घूम गया था सीरियसली, हालांकि बन गया बाद में, बाद में उसी दिन बनाया, क्योंकि उसमें दिमाग लगाया। और आज आपको गूगल मिल रही है ना, हमारे यहाँ उस वक्त गूगल नहीं था, मोबाइल ही नहीं था भाई, तो इतना यूज में मोबाइल नहीं था कि गूगल पे डालें, गूगल पे वॉइस डालें, हो गया, नहीं, ऐसा नहीं था, ठीक है। तो जब मैंने प्रोबेबिलिटी थ्योरी और कॉम्बिनेटोरिक्स पढ़ना स्टार्ट किया ना पार्ट 3 में, स्टार्टिंग से ही, क्योंकि भाई 4 पेपर होता है लास्ट ईयर हम लोग का, ठीक है। 4 पेपर में एक पेपर प्रोबेबिलिटी थ्योरी, एक पेपर कॉम्बिनेटोरिक्स, अगर ये लटका तो हम फेल, तो ग्रेजुएशन में फेल, निश्चित है फेल। भाई हमारे यहाँ चीटिंग चलती नहीं है, उस वक्त तो नहीं चलती थी, अब आज जो भी है। तो उस वक्त क्योंकि जस्ट, उस वक्त नहीं चली थी, पहले चलती थी, हाँ पहले चलती थी भाई, मैं सीधा क्यों बोलूं झूठ, पहले चलती थी। उस वक्त जस्ट हमारे वक्त ही बिहार में नीतीश कुमार की गवर्नमेंट आई थी, सबसे पहला काम इन्होंने किया था कि एग्जामिनेशन टफ करो, टाइट करो। पार्ट 1 में ही हमारा टाइट हो गया एग्जाम, ठीक है। तो पार्ट 3 आता है, तो सबको पढ़ने का, सबको पढ़ने का आता है। देखो कोई खराब स्टूडेंट नहीं होता, हम लोग क्या करते हैं, हमारे यहाँ क्या है रूल, रूल क्या है, मतलब एक फैशन ट्रेंड था कि फर्स्ट ईयर में आए नहीं कि बैंकिंग का, एसएससी का, इसका तैयारी शुरू कर, ठीक है, हमारे यहाँ यही है। जैसे बिहार में क्या होता है ना, आपको बिहार में एक टॉपिक ना, एक सब्जेक्ट, मैं एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, लॉजिकल रीजनिंग, वो बिहार से ही उत्पत्ति हुई है लॉजिकल रीजनिंग की, बहुत ज्यादा बिहार में। कोई भी बच्चा जो होगा ना, कोई भी बच्चा, वो 7-8 से ही लॉजिकल रीजनिंग बनाने लगता है। क्यों बनाता है, क्योंकि यहाँ वो ब्लड में आ गया है। यहाँ जो भी मतलब दिमाग, जिसके दिमाग में भी है ना कि जनरल कंपटीशन, तो भाई जनरल कंपटीशन विदाउट रीजनिंग हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ के बच्चे ना लॉजिकल रीजनिंग में बहुत स्मार्ट होते हैं, बहुत स्मार्ट होते हैं लॉजिकल रीजनिंग में, ठीक है। और मैथमेटिक्स में भी जो बच्चा या तो मैथ्स पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा तब तो नहीं पढ़ेगा, लेकिन अगर पढ़ा है तो बहुत जम के पढ़ेगा, ठीक है, उसका मैथ्स भी बहुत अच्छा होता है। अभी बहुत सारे आईआईटी में असिस्टेंट प्रोफेसर है जो बिहार के हैं, बहुत सारे हैं, बहुत मेरे दोस्त ही हैं जो हैं, ठीक है। तो अब जैसे देखो, यहां पर क्या होता है बेटा, कि जो भी, मतलब जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी, तो तब मुझे लगा कि अरे ये क्या था यार, ये इससे हम डरते थे। बेसिक, जब बेसिक क्लियर हुआ ना, फिर तो, फिर हायर लेवल, फिर तो प्रोबेबिलिटी, फिर तो यार रिसर्च ही आ गया स्टैटिस्टिक्स में मेरा। फिर तो स्टैट में मैं रिसर्च, मेरा मेरा मैक्सिमम रिसर्च में ना, मैक्सिमम स्टैटिस्टिकल रिसर्च में, आप मेरा देखिएगा मैंने प्रोबेबिलिटी का यूज किया, मैक्सिमम में मैं प्रोबेबिलिटी का यूज करता। क्यों, क्यों प्रोबेबिलिटी का यूज क्यों करता हूं, क्योंकि ये बड़ा, मतलब चांस है ना भाई। कोई भी रिसर्च आप कर रहे हैं तो फ्यूचरिस्टिक आपको देखना, डाटा डाटा एनालिसिस आप कर रहे हैं, तो भाई फ्यूचर में क्या होता है भाई, वो प्रोबेबिलिटी भी उसका आपको निकालना पड़ेगा। तो बिना प्रोबेबिलिटी थ्योरी, और प्रोबेबिलिटी थ्योरी देखो, दो टाइप का प्रोबेबिलिटी भी होता है सीरियसली, मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी या स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी, ठीक। तो ये सबका आगे चल के ना बहुत ये ब्रॉड में जाता है प्रोबेबिलिटी से, प्रोबेबिलिटी को ना, प्रोबेबिलिटी पे बहुत ज्यादा, मेरे पास बुक भी बहुत सारी है, बहुत सारी है, ठीक है, फॉरेन राइटर से लेके इंडियन राइटर तक का, ठीक है। तो वो सारा कुछ धीरे धीरे जब पढ़ने पर ना, लगातार आप किसी चीज को पढ़ते हैं ना, तो आप उसके प्रति बहुत ईमानदार हो जाते हैं। तो ये दोनों पेपर मेरा तभी मेरा सही हुआ, ठीक है, खैर। और अब तो खैर मजा ही आता है। खैर अब आते हैं भाई अपने थ्योरम पे। बेटा एक बात बताओ, याद होगा आपको सेट थ्योरी में ए इंटरसेक्शन बी, या याद नहीं होगा इसलिए मैं बता दे रहा हूं,
ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए डैश इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू होता है बी, ठीक, इज इक्वल टू होता है बी, ठीक। और ये दोनों, ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों जो होते हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक। अब भाई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मेरे से मत पूछना, मैंने बता रखा, ठीक है। तो भाई यहां पर क्या हो जाएगा प्रभु, ये हो जाएगा, दिस इंप्लाइज, तो ये अगर ये करेंगे तो बेटा इसका मतलब कि पी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन का मतलब प्लस पी ए डैश इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी बी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, दैट इज इक्वल टू पी बी अपॉन पी बी, दैट इज इक्वल टू 1। ये आ गया, जस्टिफाई हो गया, जस्टिफाई हो गया कि नहीं हो गया, ठीक, मतलब मेरा स्टेटमेंट ये सही है, ठीक। अब देखो थ्योरम नंबर 5, ये विदाउट प्रूफ, इसको जो है मैं इसको प्रूफ नहीं करूंगा। देखिए जिस थ्योरम को प्रूफ करना है ना, ठीक है, मैं वहां पहले ही लगा दिया हूँ एरो साइन, अब देख लीजिए एरो साइन मैंने लगा दिया, यहाँ पे एरो साइन नहीं लगा दिया क्योंकि मुझे ध्यान है ना, मैं फिर पढ़ाने लगूंगा तो ये ऐसा टॉपिक है ना मेरे लिए कि इसमें बहुत मजा आता है मेरे को, सीरियसली बता रहा हूँ। तो मैं इतना ज्यादा बता दूंगा ना कि आपका प्रोबेबिलिटी में ही आप 15 घंटा 16 घंटा 20 घंटा 20 घंटा भी लगा देंगे। आदत खराब है मेरी, तो भाई लिमिटेशन के लिए मैं आपको इसमें टाइप कर लेता हूँ, आप देखिएगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में मैंने टाइप किया था, मैक्सिमम मैक्सिमम चीजें टाइप करेगा, इसीलिए कि जो आपको जितना पढ़ना उतना ही, ज्यादा क्यों पढ़ना है भाई, है ना, ठीक है। चलो भाई ये ध्यान रखिएगा भाई, इसी का एक्सटेंशन में आएगा आपका बेस थ्योरम। इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट ए इज नॉट इक्वल टू 5, ध्यान रखिएगा यहाँ पे ए इज नॉट इक्वल टू 5 है, तब क्या होगा, पीबी की वैल्यू पी ए इंटू पी बी बाई ए प्लस पी ए डैश इंटू पी बी बाई ए डैश, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, देखो यहां पर थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में क्या कहता है, A1 A2 AN आपका n म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स, A is an event which occurs in conjunction together with one of the events A1 A2 AN, A is a subset of A1 union A2 union AN तक, ये जो है A1 union A2 union AN तक का सबसेट है। तो PA की वैल्यू क्या होगी भाई, PA इज इक्वल टू पी ए वन पी ए बाई ए वन अगर करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ए को, पी ए टू, और इसी का एक्सटेंशन ही है ना यार, इसी का एक्सटेंशन है ना, इसी का एक्सटेंशन है, ठीक है, इसी का एक्सटेंशन है, पीछे वाले का एक्सटेंशन है, बस ये याद रखिएगा, ठीक। अब आता है पार्टीशन ऑफ अ सेट, देखो पार्टीशन ऑफ अ सेट बेसिकली किस चीज में काम आता है, ये बेस थ्योरम में काम आता है, ठीक है, ये फॉर इंपॉर्टेंट फॉर बेस थ्योरम। तो देखो इसमें क्या होता है कि पूरे सेट को ना पार्टीशन किया जाता है, पार्टीशन का मतलब समझ, देखो अगर ग्राफ बनाओगे ना, ऐसे मान लीजिए ग्राफ मैंने बनाया, ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ, ये डी हुआ, ये ई हो गया, ये कुछ ऐसे ऐसे, तो ये ए बी सी डी ई एफ जी, ऐसे ऐसे ये सब पार्टीशन, ठीक है। तो अब वहीं पे बात कर, a family of sets a1 a2 an is said to be form a partition of a set a if A1 A2 AN are नन एम्प्टी, पहले तो इसको नन एम्प्टी होना होगा, AI इंटरसेक्शन AJ इज इक्वल टू 5, मतलब A1 इंटरसेक्शन A2 इज इक्वल टू 5, A2 इंटरसेक्शन A3 I इज नॉट इक्वल टू J, मतलब A1 इंटरसेक्शन A2 इज इक्वल टू 5 होगा, A2 इंटरसेक्शन A3 इज इक्वल टू 5 होगा, एंड सो ऑन, ठीक है। दूसरा तीसरा A इज इक्वल टू A1 यूनियन, ऑब्वियसली सबसेट है तो इक्वल भी होगा, ठीक है। चलो अब है बेस थ्योरम, देखो बेस थ्योरम में क्या है, देखो बहुत ज्यादा अगर किसी को लग रहा है ना कि ये टिपिकल है, तो बेटा ये टिपिकल विपिकल कुछ नहीं है, ठीक, ये बस फॉर्मूला, और ये एक्सटेंशन आपको ये दिख रहा है, ये थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का एक तरह से एक्सटेंशन है, थ्योरम टोटल प्रोबेबिलिटी का ये एक्सटेंशन नहीं है, बस थोड़ा सा अंतर, ठीक। तो बेस थ्योरम क्या कहता है, इफ A1 A2 AN be n mutually exclusive and exhaustive events and A is an event which occurs together in conjunction with either of AI, that is A1 A2 form a partition of the sample spaces and A be any event, then भाई ये याद रखना है बेटा आपको, ये एकदम याद, पी ए के ए इज इक्वल टू पी ए के इंटू पी ए अपॉन ए के
PA1, ये सब फॉर्मूला ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है बेटू, ये इंटर रिलेटेड है, ये ध्यान रखिएगा, सारा एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। पढ़ना कैसे, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का केस है, ठीक है, पढ़ना कैसे ये आपको अच्छी तरह से मालूम, ठीक। अब आ जाओ भाई, स्पेशल केस ऑफ, अच्छा एक चीज इसमें, एक मैं आपको ना नोट दे देता हूं बेस थ्योरम का नोट, ये नोट कम से कम आप याद रखना, ठीक है ना। देखो इसमें क्या होता है, इफ PA1 इज इक्वल टू PA2 इज इक्वल टू PAN, ठीक, देन बाय बेस थ्योरम, बाय बेस थ्योरम, बाय बेस थ्योरम, PAK A, ध्यान से, दैट इज इक्वल टू PAK अपॉन, अंतर देख लीजिएगा, PAA1 प्लस PAA2 प्लस PAAN, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना, ये नोट, ये बेस थ्योरम का एक्सटेंशन होता है, ये जनरलाइज फॉर्म नहीं होता है, वो बेस का आपको जो लोअर फॉर्म है, अगर ऐसा हुआ कंडीशन, अगर ऐसा हुआ तब, ठीक है। चलो अब स्पेशल केस ऑफ बेस थ्योरम, एक तरह से यही है ना, A1 A2 A form a partition of an event A, then PAK upon A is equal to, ये आपका स्पेशल केस ऑफ बेस। देखो ये सब इतना आपको नहीं जानना है, ठीक है ना, इतना आपको नहीं जानना, लेकिन फिर भी मैंने ये दे दिया, ठीक। आपको बस बेस थ्योरम का स्टेटमेंट भी अगर याद है तो इनफ है, उससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक। चलो भाई अब आते हैं हम लोग एग्जाम क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस पे, ठीक। कोई मॉड्यूल से मैंने नहीं लिया है, आपको पता है मैं कहाँ से लिया हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन इसमें NDA का है, वो मुझे अच्छा लगा भाई, मैंने वो ले लिया, ठीक। इसलिए ज्यादा फ्रस्ट्रेट मत कीजिएगा, करिए सर NDA का क्वेश्चन उठा लिए हैं, साइंस वाले का देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, वो क्वेश्चन अच्छा था, मैंने ले लिया, ठीक। देखो, सो दैट मतलब यहाँ पे प्रूफ करना है, शो करना है, when two dice are thrown, the event of coming up of 3 on the first die and the event of coming up of 6 on the second die are independent events, ठीक। देखो पहले तो S इज इक्वल टू बेटा सैंपल स्पेस, ठीक है भाई, ठीक। A इज इक्वल टू कमिंग अप ऑफ 3, कमिंग अप ऑफ 3 इवेंट, B is equal to coming up of 6, ठीक। सॉरी सॉरी, S इज इक्वल टू कितना भी, 1 2 3, 2 डाइस है ना, 4 5 6 इंटू 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इंप्लाइज NS इज इक्वल टू बेटा कितना, 36, ऑलरेडी हम लोगों ने ये सब कर रखा है, ठीक है। A बराबर कमिंग अप ऑफ 3, कमिंग ऑफ 3 ऑन द फर्स्ट डाई, ठीक। तो A बराबर कितना हो जाएगा भाई, कमिंग ऑफ 3 का कैसे होगा, 3 1 पहले तो, 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6, इसके अलावा तो फर्स्ट टाइम में होगा नहीं, मतलब Na इज इक्वल टू कितना भाई, 3 3 6, ठीक। बी में क्या कहता है, सेकंड में 6 आना चाहिए, तो भाई 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 और 6 6, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, तो NB इज इक्वल टू भी बेटा मेरा कितना आया, 6, ठीक। यहां तक किसी को डाउट नहीं। अच्छा अब एक चीज देखो, तो A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू कितना, दोनों में कॉमन कौन सा है भाई, 3 6 और 3 6, है ना, कॉमन है दोनों में, तो A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू कितना, 3 6, ठीक, 3 6 इंप्लाइज एन A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू बेटा 1, ठीक, यहां तक आ गया। अब
पहले निकालो पी ए इंटरसेक्शन दैट इज इक्वल टू कितना, एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन एस। अभी एन ए इंटरसेक्शन बी कितना है, 1, एन एस कितना है मेरे पास 36, यहाँ तक आ गए। अब कभी कभी देखिएगा यही आंसर दे दिया, ये आंसर नहीं, ठीक। अभी सो कहाँ हुआ, अच्छा पी ए इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन एस, मतलब बेटा 6 अपॉन 36, मतलब 1/6। यही तरीका पीबी का भी हो जाएगा, एन बी अपॉन एन एस। ये भी कितना आया था, 6 अपॉन, मतलब 1/6, ठीक। अब एक बात बताओ, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कितना है, 1/36। क्या हम इसको 1/6 इंटू 1/6 लिखें, दैट इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी लिखें। हेंस ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, हो गया। दिस इंप्लाइज पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। आ गया, मतलब हेंस ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है भाई, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। क्लियर, होप सबका क्लियर हो गया हो, ठीक। बड़ा छोटा छोटा तरीके से एकदम आराम से, कोई फालतू का दिमाग नहीं चलाना है, ठीक है, कोई फालतू दिमाग नहीं चलाना। एक दो क्वेश्चन इसमें मैं टिपिकल डाला हूं, टिपिकल क्यों डाला हूं वो भी सुन लीजिए, वहां पर आईक्यू लगे, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा बेटा सबका, ठीक। अब आ जाइए सेकंड क्वेश्चन, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, ठीक भाई, ट्वाइस किया तो, लेकिन इसमें दो केसेस लेंगे हम लोग। What is this coming up of the number 6 in the first row and odd number in the second row, ठीक। तो भाई फोर फर्स्ट थ्रो, पहले तो हम लोग बात करेंगे फोर फर्स्ट, फर्स्ट बेटा एनएस कितना हो जाएगा, डाइस है 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक, ठीक है। ए बराबर occurrence coming up of this 6 in first row, ठीक। ए बराबर एन ए बराबर 1, ठीक, which implies पी ए इज इक्वल टू, सीधा सीधे मैं लिख रहा हूं बेटा 1/6 हो जाएगा, ये एकदम आराम से आ गया, ठीक। अब देखो, अब यहां पर जो बात करेंगे वो होगा मेरा फॉर सेकंड थ्रो, फॉर सेकंड थ्रो। उसके लिए भी बेटा एनएस तो मेरा 6 ही रहेगा ना, एनएस तो मेरा 6 ही रहेगा। बी बराबर ऑड नंबर, मतलब 1 3 5 आने का चांस, implies nb is equal to 3, तो this implies pb is equal to बेटा 3/6, that is equal to 1/2, ठीक। यहां तक सबका ये क्लियर है कि नहीं, ये बता, ठीक। अब एक बात बता, ए इंटरसेक्शन बी आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, क्या कर, द इवेंट ऑफ occurrence of 6 in first throw, of 6 in first throw, ठीक, and occurrence of an odd number in second throw, and occurrence of an odd number in second throw। दिखा रहा है कि नहीं, which implies A and B are independent, यही दिखा रहा है ना बेटा, इसका मतलब तो ये इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है ना। तो देयरफॉर P A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा प्रभु, पी ए इंटू पी बी, दैट इज इक्वल टू 1/6 इंटू 1/2, दैट इज इक्वल टू बेटा 1/12, ये मेरा आंसर आएगा, ठीक। एकदम आराम से, कोई ज्यादा दिमाग हम लोग को इसमें नहीं चलाना है। क्यों दिमाग चलाए भाई, क्यों दिमाग चलाए बताओ ना, क्यों दिमाग चलाए, है ना। कोई इतना हम लोग अगर करने लगे तो, अब देखो, अब ऐसा ही क्वेश्चन, अब कभी कभी क्या करेगा कि जैसे कहीं
परम्यूटेशन लगाना है, कॉम्बिनेशन लगाना, वो कैसे क्वेश्चन के हिसाब से देखना, इसमें कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि सब अलग अलग थे। ठीक, अब चलो भाई थर्ड। अब बैग कंटेन्स 5, इसमें प्रोबेबिलिटी में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का प्लेसमेंट होगा, रिप्लेसमेंट की बात कर रहा है। ठीक है, देखो अब बैग कंटेन्स 5 ब्लैक एंड 7 रेड बॉल्स। ठीक, 5। ठीक है, ठीक है, ठीक, हाँ। 1 बॉल इज ड्रॉन। देखो टोटल बॉल पहले कितना है ये लिख लो। टोटल बॉल इज इक्वल टू 7 5 12, 12 होगा टोटल बॉल, 5 प्लस 7। 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम दिस एंड इज रिप्लेस्ड। अब समझना 1 बॉल मतलब एनएस मेरा कितना हो जाएगा भाई, 12C1, 12C1 मतलब सीधा सीधे 12। ये हम लोग बात कर रहे हैं फर्स्ट ड्रॉ के लिए। देन अ सेकंड बॉल इज ड्रॉन। ठीक, देन अ सेकंड बॉल मतलब डाल दिया जाता है, पहला बॉल निकाल के उसके बाद सेकंड बॉल निकाला जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग रेड बॉल्स इन बोथ ड्राइंग। ठीक, ठीक, ये तो आ गया। तो बेटा एन कितना होगा, एक ही बॉल निकालना है ना, 7 बॉल में से एक बॉल रेड बॉल, क्योंकि रेड की बात कर रहा था, हम सिर्फ रेड की बात करें, दैट इज इक्वल टू 7। दिस इंप्लाइज पी ए इज इक्वल टू 7/12। ये हो जाएगा बेटा, ये एकदम आराम से हो जाएगा, बताओ हो जाएगा। ठीक, अब सेकंड रो के भाई, अब सेकंड रो में आ जाओ। सेकंड रो में क्या, एनएस तो यहाँ पर सीधा सीधी 12 है, एनएस तो इसमें सीधा सीधी 12, और एनबी कितना है भाई, रेड बॉल का है ये, एनबी इज इक्वल टू 7। ठीक, पूरा रेड, रेड बॉल्स इन बोल्ड ड्राइंग, एनबी इज इक्वल टू 7। तो ये दोनों अगर है बेटा तो पीबी कितना हो जाएगा भाई, 7/12। ठीक, अब एक बात बताओ, तो पी ए इंटरसेक्शन बी ही निकालना है ना, इंटरसेक्शन बी मतलब रेड बॉल्स इन बोथ ड्रॉस, रेड बॉल्स इन बोथ ड्रॉस, बोला था ना कि एक में लगेगा कॉम्बिनेशन। ठीक, दैट इज इक्वल टू पी ए इंटू, इंडिपेंडेंट है क्योंकि पीबी। ठीक, दैट इज इक्वल टू 7/12 इंटू 7/12, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, 49/12, 144 होता है, ये आंसर आ जाएगा 49/144 आंसर आएगा। ठीक है, ठीक, क्लियर हो गया होगा बेटा, क्लियर हो गया होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A person is known to hit a target 3 out of 4 shots, ठीक, and another person is known to hit it 2 out of 3, ठीक। Find that target will be hit when they both try, ठीक। दो मेथड से इसको करते हैं, इसको मैं दो मेथड से करता हूं, ये दो मेथड से क्वेश्चन बन जाएगा। फर्स्ट मेथड, फर्स्ट मेथड देखो एकदम आराम से, ए बराबर फर्स्ट पर्सन हीटिंग, ठीक है भाई, फर्स्ट पर्सन हीटिंग, और बी बराबर सेकंड पर्सन हीटिंग। 3 आउट ऑफ 4, 2 आउट ऑफ 3, वो बात की बात। ई बराबर ए यूनियन बी, दैट इज इक्वल टू इवेंट दैट the target will be heated, target will be heated, ठीक है भाई, by at least one person, by at least one person, ठीक है भाई, वन पर्सन मतलब, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है भाई प्रभु, पी ए इज इक्वल टू 3 आउट ऑफ 4, 3/4, ठीक, पीबी इज इक्वल टू 2 आउट ऑफ 3, 2/3, ठीक, 2/3, ठीक है। तो बेटा ये इंप्लाई पी ए डैश कितना करेगा प्रभु, 1 माइनस पी ए होता है 1 माइनस 3/4, दैट इज इक्वल टू 1/4। ये इंप्लाइज पीबी डैश कितना करेगा प्रभु, 1 माइनस 2/3, दैट इज इक्वल टू 1/3 आया, ठीक।
तो पी इज इक्वल टू कितना होगा भाई, पी ए यूनियन बी, दैट इज इक्वल टू, अभी जस्ट हमने निकाला 1 माइनस पी ए डैश इंटू पी बी डैश, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4 इंटू 1/3, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 1/12, दैट इज इक्वल टू 11/12. दिस इज योर आंसर बाय फर्स्ट मेथड. ठीक, जस्टिफाई कर लेते हैं सेकंड मेथड में कि ये मेरा आंसर सही है या नहीं है. ठीक, देखो आई कैन अंडरस्टैंड कि किसी को कुछ थोड़ा मोड़ा समझ में नहीं आ सकता है, लेकिन वो बोलेंगे नहीं, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं है. नहीं अगर समझ में आ रहा है एक बार और आप देखिए, और फिर नहीं समझ में आता फिर जरूर पूछिए. ठीक है, तो मुंह बंद करके देखो. स्टूडेंट्स को ना बेइज्जती फील नहीं करनी चाहिए, मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ, स्टूडेंट्स को कभी भी बेइज्जती फील नहीं करनी चाहिए. जैसे इसके बाद रैंडम वेरिएबल तो और पंगा होगा फिर, वहां तो मैंने नोट्स बना दिया. ठीक है, वहां नोट्स बना दिया है, उसके बाद ना मैं स्टार्ट करूंगा अपना फिर एक्सरसाइज हम लोग चलेंगे, है ना. क्योंकि भाई मॉड्यूल तो करना ही है हम लोग, सेट ए सेट बी सेट सी तीनों करेंगे इसमें, ऐसा नहीं है कि कोई एक नहीं करेंगे. हाँ कुछ क्वेश्चंस मैं आपको छोड़ूंगा, क्यों छोड़ूंगा ये आपको ही पता है, आप पूछेंगे फिर मैं बता दूंगा आराम से, कोई इशू. ठीक है, खैर बेटा शुरुआत में तो सब वही लेना है, सब यही लेना है, ये दोनों तीनों ये तीनों आपको लेके चलना है. पीई बराबर पी ए यूनियन बी है, दैट इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है. ठीक है, एकदम आराम से, ए और बी इंडिपेंडेंट है. ठीक, बराबर 3/4, प्रोबेबिलिटी तो निकालना ही होगा आपको, 2/3 माइनस 3/4 इंटू 2/, ये कितना 3, 12 एलसीएम इसका, 9 प्लस 8. अब आप पूछेंगे सर ये तो कैंसिल हो रहा था, नहीं करेंगे. 6/12, 17/12 माइनस 6/12, दैट इज इक्वल टू 17 माइनस 6/12, दैट इज इक्वल टू 11 सेम आंसर आया, सेम आंसर आ गया. ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को एकदम आराम से समझना, एकदम धीरे धीरे जैसे फर्स्ट मेथड क्लैरिफाई अगर होगा तभी सेकंड मेथड क्लैरिफाई होगा, ये मैं पहले आपको बता दूं. अगर फर्स्ट मेथड क्लैरिफाई नहीं हुआ तो सेकंड मेथड भी क्लैरिफाई आपका नहीं होगा. ठीक है, चलो भाई अब आगे चलते हैं प्रभु. क्वेश्चन नंबर 5, भाई मान लीजिएगा इस सैंपल स्पेस है, ये ऑलरेडी मान के चलिएगा. इफ अ डाई इज थ्रोन, ठीक भाई है ना, इफ अ डाई इज थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ अ नंबर ग्रेटर देन 1, इफ इट इज नो वन ओनली ऑड नंबर कैन कम अप. ये वन है कि ऑड नंबर, तो या तो एक आएगा या तीन आएगा या पांच आएगा, लेकिन वन से ग्रेटर होगा, मतलब तीन और पांच. तो एस बराबर तो भाई हमारे पास कितना 1 2 3 4 5 और 6, एक बार थ्रो किया है, मतलब ए इज इक्वल टू या तो हमारे पास आएगा 1 3 5. ठीक, बी बराबर मान लेते हैं, बी बराबर कितना आएगा 2 3 4 5 6, एक से बड़ा होना चाहिए. ठीक, इन दोनों में ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा प्रभु, 3 और 5. ऐसे भी मैंने बोला था भाई कि इंटरसेक्शन तो वही होगा 3 और 5. ठीक, तो एन ए इज इक्वल टू क्यों निकाला है मैंने वो आपको पता चल जाएगा. ठीक है, एन बी इज इक्वल टू 5, एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2, एन एस कितना है भाई 6. ठीक, ये है हमारे पास. बेटा पी ए इज इक्वल टू कितना होता है एन ए अपॉन एन एस. ठीक, दैट इज इक्वल टू 3/6, दैट इज इक्वल टू 1/2. बेटा पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कितना होगा एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन एस, दैट इज इक्वल टू 2/6, दैट इज इक्वल टू 1/3. ठीक, ये आ गया. अब आपको लगेगा कि सर यही आंसर है, नहीं भाई ये आंसर का, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है. ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है, कंडीशन दे दिया है भाई. ठीक, अब देखो probability of occurrence, therefore probability of occurrence
क्या था? ऑफ अ नंबर ग्रेटर देन 1, ऑफ अ नंबर greater than 1, number greater than 1 when only odd can come, only odd can come, ठीक, come up, ठीक, मतलब p p कंडीशनल टू a दैट इज इक्वल टू बेटा कितना, p a इंटरसेक्शन b, और जो डिनोमिनेटर में है वही हम लोग लगा देंगे बेटा। p a इंटरसेक्शन b कितना आया है हमारे पास 1/3 अपॉन पी ए कितना आया है बेटा 1/2, मतलब बेटा कितना आ जाएगा 2/, यही मेरा आंसर होगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ये क्वेश्चन था, ठीक है, ठीक भाई। चलो अब नेक्स्ट, इन ए क्लास 30% स्टूडेंट फेल इन इंग्लिश, ठीक, 20% इन हिंदी एंड 10% इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, ठीक है। A student is chosen at random, then what is that he will fail in English if he failed in Hindi? फिर ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, ठीक। अब भाई एक बात बता देता हूँ, सुन लो, पूरा कितना है 30% में दिया हुआ, मतलब एनएस तो हमारे पास 100, एनएस तो 100% है, ठीक। मैंने कहा इसको ए ले लेते हैं, ठीक, और हिंदी वाले को इवेंट बी ले लेते हैं। तो बेटा एन ए इज इक्वल टू कितना है 30, ठीक, एन ए इज इक्वल टू 30 और एन बी इज इक्वल टू कितना है भाई 20, सब परसेंट में, परसेंट में, ठीक। अब एन ए इंटरसेक्शन बी कितना हो, जल्दी बताओ, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, ये देखो इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, तो ये ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा ना प्रभु, ये कितना है 10%, ठीक है भाई 10%। तो बेटा एक बात बताओ, पीवी कितना हो जाएगा प्रभु, एन बी अपॉन एन एस, दैट इज इक्वल टू 20/100, दैट इज इक्वल टू 1/5। अब पी, अब हम ए का क्यों नहीं दिखा रहे हैं वो आपको मैं बता दूंगा, पता चल जाएगा, एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन एस, दैट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कितना है 10/100, दैट इज इक्वल टू 1/10, ठीक। तो P रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी यही ना होगा, ठीक, P A इंटरसेक्शन B अपॉन PV, दैट इज इक्वल टू 1/10/1/5, दैट इज इक्वल टू 5/10, दैट इज इक्वल टू 1/, ये मेरा आंसर। सेम क्वेश्चन, सेम पैटर्न है, बस क्वेश्चन घुमा दिया है और कुछ नहीं किया, ठीक है। अब चलो भाई आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7, ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, और ये लास्ट है हम लोग का आज के सेशन का। यहां पर मैं क्या है, बैग कंटेन्स 4 वाइड एंड 3 डेड बॉल्स, ठीक, 2 ड्रॉज ऑफ 1 बॉल आर ईच, 1 बॉल ईच आर मेड विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है, रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट, व्हाट इज इट बोथ बॉल्स, यहाँ पे कॉम्बिनेशन लगाना जरूरी है। 2 मिनट रुक जाओ यार, थोड़ा इस क्वेश्चन को थोड़ा मेरे को भी समझ लेने दो, है ना। अब देखो यार रटा हुआ तो है नहीं, सीधी सी बात, रटा हुआ है नहीं, क्वेश्चन मैं उठाता हूँ, क्वेश्चन डाल देता हूँ कि तुरंत भर में वो सामने सामने में आपको बताना, ऑनेस्टली सही, ठीक। और झूठ बोलना होता है यार तो थोड़ा कभी कभी ना। अच्छा एक चीज और, एक स्टोरी, छोटी सी स्टोरी, क्लास में एक बार क्या हुआ, यही पेपर जब मैं अपने आप को एक्सपर्ट समझने लगा, तो ये बच्चे ने मुझसे पूछा, मैं न्यू दिल्ली की बात कर रहा हूँ, जब मैं न्यू दिल्ली में था और मॉडल मैंने देखा नहीं था प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, ऑनेस्टली से, ठीक है। बताऊंगा किस क्वेश्चन में फंसा था, जब क्वेश्चन आएगा ना मॉड्यूल का हम लोग करेंगे ना, तो बताऊंगा इस क्वेश्चन में पहली बार मैं फंस गया। तो उसने पूछा कि सर ये क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट, ठीक है लो कौन सा क्वेश्चन, सीरियसली बता रहा हूँ ना यार, ऐसा फंसे ना, और बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत आसान, पता है हायर लेवल मेरे को पता था, लोअर भूल गया, ठीक? ऐसी बेइज्जती हुई, इसलिए भाई ओवर कॉन्फिडेंस मैंने उस दिन छोड़ दिया कि नहीं भाई मुझे नहीं आता है,
मैं पर डे सीखता हूँ। इसलिए मैंने ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हुए कि मान लीजिए मेरे से भी नहीं बना, मतलब क्वेश्चन अच्छा है या तो क्वेश्चन बहुत बेकार, सीरियसली अगर मेरे से नहीं बना मतलब, तो भाई और आपसे बन गया मतलब बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं ये नहीं हूं भाई कि मेरे से नहीं बना तो अब ईगो ले लिए, नहीं ऐसा कुछ नहीं, नहीं बना नहीं बना, मैथ्स है यार, कभी भी दिमाग से निकल सकता। चलो क्वेश्चन पे आते हैं भाई। अ बैग कंटेन्स 4 व्हाइट एंड 3 रेड बॉल्स, ठीक है, 2 ड्रॉज ऑफ 1 बॉल ईच आर मेड विदाउट रिप्लेसमेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द बॉल्स आर रेड। ठीक है भाई, देखो दो प्रोबेबिलिटी, बोथ बॉल को रेड लेना है, मतलब हम ए बराबर भी मान लेते हैं फर्स्ट बॉल रेड, इवेंट फर्स्ट बॉल रेड, एंड ये एंड का साइन है, बी इज इक्वल टू सेकेंड बॉल भी रेड, क्योंकि हमको दोनों रेड का ही लेना है बेटा। ठीक, अब देखो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास कितना हो जाएगा, पहले तो हम ये निकालें। ठीक, मतलब बोथ बॉल्स आर रेड, बोथ बॉल्स आर रेड, यही होगा ना, यही इसी का मतलब है ना इंटरसेक्शन बी। ठीक, टोटल बॉल्स कितने हैं बैग में बेटा, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं, 4 3 7, 7, 4 + 3 7 टोटल। ठीक, जिसमें नंबर ऑफ रेड कितने हैं 3, नंबर ऑफ व्हाइट इज इक्वल टू, हमको व्हाइट का बहुत ज्यादा टेंशन है ही नहीं, व्हाइट का तो हमारा काम ही नहीं है, पीए कितना हो जाएगा बेटा 3C1, रेड की ही बात कर रहा है, अपॉन टोटल में से भी फर्स्ट। ठीक, मतलब 3C1 इज इक्वल टू 3, 7C1 इज इक्वल टू 7, पीए इज इक्वल टू 3/7। ठीक, पहला केस क्लियर। चलिए अब क्या कहता है, टू ड्रॉज, टू ड्रॉज। ठीक, आफ्टर ड्रॉइंग, आफ्टर ड्रॉइंग रेड बॉल इन दी, रेड बॉल इन दी फर्स्ट ड्रॉ। ठीक, नंबर ऑफ बॉल्स लेफ्ट, नंबर ऑफ बॉल्स लेफ्ट इज इक्वल टू 7 था ना, 7 - 1 बराबर 6। ठीक, और नंबर ऑफ रेड बॉल्स लेफ्ट 3 था ना, 3 - 1 बराबर 2। ठीक, फिर यहां पर बेटा पी, पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2C1 अपॉन कितना, अब मेरा 6C1 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2/6, दैट इज इक्वल टू 1/3। आ गया भाई, आ गया। तो बेटा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितना होगा प्रभु, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी, और पी ए इंटरसेक्शन बी कितना होता है, पी ए इंटू पी बी ए। पी ए कितना आया है भाई, मेरे पास पी ए कितना आया है 3/7, और पी बी बी अपॉन ए के बी ए कितना आया है 1/3, तो भाई 1/3, 3 दैट इज इक्वल टू 1/3, ये मेरा आंसर। ठीक, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है नसीब, तो इसलिए इस क्वेश्चन को एक बार और देख लीजिएगा एकदम गौर से। वैसे तो पूरी प्रोबेबिलिटी आप एक ले, इसीलिए मैं लेक्चर थोड़ा सा कम ड्यूरेशन का रखता हूँ प्रोबेबिलिटी का, खास करके कभी आप देखोगे 30 मिनट, 28 मिनट, 35 मिनट ऐसे। और यार एकदम ऑनेस्टली मैं एक बात बताऊं, ऑनेस्टली एकदम, जो 2-2 ढाई-ढाई घंटा पढ़ाते हैं भाई उसमें कुछ नहीं होता है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। 2.5 घंटे में बच्चे ना, बच्चे का दिमाग ग्रैस्प कर सकता है 40 to 45 मिनट्स, उससे ज्यादा मैथ्स है यार। हाँ, जिनका मैथ्स बैकग्राउंड है, जो इंटरेस्टिंगली आए हैं, और खासकर जिनका मैथ्स थोड़ा मतलब वीक, तो मैं नहीं कहता हूँ यार, किसी का वीक नहीं होता है मैथ्स, ठीक है, तो जो नॉन मैथ्स स्टूडेंट्स हैं, जो भी नॉन मैथ्स स्टूडेंट्स हैं, उनका, उनके साथ क्या होता है कि उनका प्रॉब्लम क्या आता है ना, कि वो ग्रैस्प नहीं कर पाते हैं। तो भाई उनको ग्रैस्प करने में इसीलिए 40-45 मिनट से ज्यादा का लेक्चर जनरली, हाँ कुछ कुछ लेक्चर्स जो मुझे लगता है कि नहीं भाई ये 1 घंटा सवा घंटे तक होना चाहिए, वो मैं लेता हूँ, अदरवाइज मैं नहीं लेता। ठीक है, तो चलिए भाई आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग बेटा बात करेंगे रैंडम वेरिएबल्स की।
रैंडम वेरिएबल्स की हम लोग नेक्स्ट सेशन में शुरुआत करेंगे, ठीक है, जो कि हमारा होगा लेक्चर नंबर 7। ठीक, चलिए बेटा मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस टाइम।